हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री वाले अंकुर सर में। तो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स की हमको नीड क्यों पड़ी, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। उन तमाम बातों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा उससे जरा पहले कुछ जरा बातें हैं, जरा वो जान लेते हैं, तब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। तुमसे कोई पूछे बेटा कि सॉल्वेंट की बेसिस पे कितने टाइप के हमारे सॉल्यूशन होते हैं, तो तुम क्या बताओगे? सर, सॉल्वेंट के बेसिस पे 2 टाइप के सॉल्यूशन होंगे, दैट इज कॉल्ड। यदि अब देखो, यदि यहां पर सॉल्वेंट कैसा हो, सॉल्वेंट इफ सॉल्वेंट इज वाटर, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। इफ सॉल्वेंट इज अदर देन H2O, दैट इज कॉल्ड क्या? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए बेटा, लिख लो यहाँ पर। बेंजीन हो गया, टॉलुईन हो गया, है ना। बहुत सारे हैं बेटा। यानी कि सॉल्वेंट के बेसिस पे कितने टाइप के सॉल्यूशन होंगे? तो 2 टाइप के सॉल्यूशन होंगे। यदि सॉल्वेंट हमारा कैसा है, पानी है, तो वो कैसा होगा? एक्वस सॉल्यूशन होगा। और यदि सॉल्वेंट हमारा कैसा है, मतलब अदर देन पानी है, तो दैट इज एग्जाम्पल पे जैसे बेंजीन हो गया, टॉलुईन हो गया, या CCl4, मतलब क्या? नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा क्या? नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। आगे चलते हैं भाई रे, ठीक है। इसको कॉपी बेटा पेन जरूर निकाल लो, बिना कॉपी पेन के मत बैठना, ठीक है। जब तक लिखोगे तब तक देखो भाई दिमाग में बना रहेगा। और यदि आप लोगों ने सोचा कि बस देख लें एक बार, ठीक है, तो काम हो जाएगा, तो फिर सही तरीके से तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स अपने बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाने में बहुत फायदा है बेटा। भाई, तुम लोग कहते हो भाई कि पता नहीं सर कहाँ चले जाते हैं कभी। बेटा, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है रे। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी हमने पिछला मतलब ये सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 का वीडियो बनाया, लेकिन बहुत टाइम के बाद, लमसम 1 घंटे बाद देखा तो हमारा कैमरा ऑफ हो गया। अब बताओ, सारी की सारी वीडियो हमारी चली गई रहे, ठीक है। तो बेटा इसीलिए यदि आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारे काम को कोई पसंद कर रहा है बेटा। तो जितना हो सके रहे आप इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक बेटा शेयर करिए रहे, ठीक है। चलो, तो ये हम लोगों ने जाना अभी रहे सॉल्वेंट के बारे में कि सॉल्वेंट के बेसिस पे बेटा 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। मतलब क्या? एक हो गया आपका एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा आपका क्या हो गया? नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। यदि पानी हमारा सॉल्वेंट है तो एक्वस हो जाएगा। यदि पानी सॉल्वेंट नहीं है, कोई और है, बेंजीन हो गया, टॉलुईन हो गया, CCl4 हो गया, तो मतलब क्या? वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। कंसंट्रेशन टर्म्स की हम लोगों को जो है नीड क्यों पड़ी, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो बेसिकली जब साइंटिस्ट लोग जब काम कर रहे थे, तो उनके सामने यह एक प्रॉब्लम आई रे। क्या प्रॉब्लम आई भाई? जैसे बेटा मान के चलो कि यहाँ पर कोई 2 सैंपल हैं रहे,
ठीक है भाई, है ना। और साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं अपनी रिसर्च के अंदर, ठीक। वही तरीके से कोई सैंपल यहाँ पर 2 है। हमको बेटा मालूम है कि इस सैंपल में 2 ही कंपोनेंट हैं, ठीक है। इसमें भी कितने कंपोनेंट हैं बेटा? 2 कंपोनेंट हैं। बेटा 2 मिनट रुको, जरा जरा चेक कर लेते हैं कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलो भाई गनीमत है, नहीं तो ये सारी मेहनत जो है ना सब चली जाती है बेटा रे है। तो देखो सैंपल 1 में 2 कंपोनेंट हैं, वही तरीके से सैंपल 2 में 2 कंपोनेंट हैं। यहां पर उनके प्रेम पत्र पे, यानी कि सैंपल के प्रेम पत्र पे, यानी कि इसके लव लेटर पे इन्होंने क्या किया, ए की इंफॉर्मेशन दे दी और बी की इंफॉर्मेशन दे दी। वही तरीके से ए के बारे में यहां उन्होंने बता दिया और बी के बारे में इन्होंने यहां बता दिया। तो देखो कहने का मतलब क्या है कि हर सैंपल के बारे में हमको इंडिविजुअली जानकारी रखनी पड़ रही है कि इसमें ए इतना है, बी इतना है, वही तरीके से इसमें ए इतना है, बी इतना है। तो कहने का मतलब क्या, ये इतना बेटा आसान नहीं है। मतलब इतनी चीज़ों को याद रख पाना रिसर्च के दौरान जो है ये इतना इजी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसा मतलब जो है टर्म को निजात किया कि जिससे हमको पूरी संपूर्ण इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, जिससे हमको पूरी संपूर्ण इंफॉर्मेशन मिल जाए सॉल्यूशन के बारे में। यानी कि हमको पता है कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट के बारे में और सॉल्वेंट के बारे में। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसे टर्म को निजात किया, ठीक, मतलब वो सिंगल टर्म उस सॉल्यूशन के बारे में संपूर्ण इंफॉर्मेशन हमको दे दे, उसी को कहते हैं क्या, कंसंट्रेशन टर्म्स। समझ में बेटा आया कि नहीं आया कि किसको कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म और इनकी हमको नीड क्यों पड़ी? समझ में आया कि नहीं आया कि यानी कि जब रिसर्च जब चल रही थी, जब साइंटिस्ट लोग इसमें काम कर रहे थे बेटा, तो उनके सामने ये दिक्कतें आई रहे कि भाई हम लोग इंडिविजुअली रहे हर सैंपल के सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में जानकारी को क्या याद नहीं कर सकते हैं भाई रे, है ना। इसका भी हमको करना पड़ेगा यार, इसमें ए इतना है बेटा, बी इतना है, यहाँ ए इतना, वहाँ बी इतना है रे, ठीक है। तो मतलब उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा टर्म निकाला कि जिससे हमको जो है पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के बारे में बता मालूम हो जाए और किसके बारे में, सॉल्वेंट के बारे में। अब देखो जो है तो ये आपको समझ में आ गया कि इसके पीछे क्या रीजन है। इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक। अब देखो बात करते हैं अपने मुद्दे की तरफ, दैट इज कॉल्ड क्या, कंसंट्रेशन टर्म। सबसे पहला हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म आ रहा है दैट इज कॉल्ड W/W परसेंटेज। इसको कहते हैं मास परसेंटेज। समझ में आया कि नहीं जो अभी बताया? अब देखो बेटा ये तो बहुत ही इजी है भाई। देखो कैसे, W/W परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी कहानी है, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज, मास ऑफ दैट कंपोनेंट। देखो कंपोनेंट वर्ड यहां पर बेटा आ गया, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि कंपोनेंट वर्ड का क्या मतलब है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग यहां पर यूज नहीं करेंगे कि क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है। सिंपल मास ऑफ दैट कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि वो किसके बारे में बात कर रहा होगा, वो सॉल्यूट के बारे में बात कर रहा होगा। मास ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बटे हो जाएगा टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और यदि परसेंटेज है तो बेटा इनटू 100 कर दोगे रहे, ठीक है।
बताओ, यही फॉर्मूला होता है इसका रे। ठीक है, मतलब मास ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बटे टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये आपसे बात कर रहा है किसके बारे में? सॉल्यूट के बारे में। देखो बेटा, इस पूरे चैप्टर में ना सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन में किसके बारे में चर्चा होगी? उस सॉल्यूशन की हीरोइन, यानी कि उस पूरे सिस्टम में जो मेन पार्ट है वो किसका है? वो हीरोइन का है, यानी कि सॉल्यूट का है। तो इस पूरे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो क्या? वो हीरोइन ही तो है। बस ये देखो बेटा, जितना भी है राउट्स लॉ, हेनरीज लॉ, सब सारी कहानी सॉल्यूट पे है। तो बस क्या है? सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन की जो हीरोइन है वो कौन है? वो सॉल्यूट है बेटा। अब देखो एग्जाम्पल, देखो जरा समझते हैं भाई। मान लो हमको दिया किसी ने, लिख दिया वहां पे 10% W/W ऑफ NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी से बताओ। 10% W/W लिखा हुआ है ऑफ NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम, क्या बेटा? 10 ग्राम NaCl। सिंपल सी कहानी। देखो मतलब यहां पर जो ये 10% दिया गया है ना, किसकी तुमको बता रहा है? ये कि तुमको बता रहा है उस सॉल्यूशन की हीरोइन के बारे में, यानी कि NaCl के बारे में। और NaCl तुम्हारा यहां पर बेटा सॉल्यूट है। तो बस 10 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? कि यानी कि 10 ग्राम जो नमक है वो डिजॉल्व है 90 ग्राम ऑफ पानी में रहे। ठीक, अभी देखो इसको रहे, इसको और समझते हैं, फॉर्मूले से समझते हैं भाई रे। ठीक, अब देखो बेटा क्या हुआ कि इस एक सिंपल कंसंट्रेशन टर्म में उसने तुमको यहां मेंशन ये नहीं किया कि यहां पे इतना सॉल्वेंट है। उसने खाली आपसे ये कहा कि 10% W/W है। क्या है? किसका है? NaCl सॉल्यूशन का है। अभी तुम खुद समझ जाओ कि ये तुमको क्या बता रहा है। ये बेटा आपको बता रहा है कि 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व है 90 ग्राम किसमें? पानी में। अब देखो ये एक टर्म आपको सॉल्यूट के बारे में भी बता रहा है और सॉल्वेंट के बारे में भी बता रहा है, जो हमने आपसे पीछे कहा। ठीक है, अब इसको यहां रख दो भाई, फॉर्मूले में रख दो, बात वही आएगी रे। क्या लिखा है? मास ऑफ दैट कंपोनेंट कितना हो गया बेटा? मास, हाँ 10 ग्राम हो गया NaCl का, है ना। और बटे क्या कह रहा है? 10 ग्राम NaCl 90 ग्राम पानी में डिजॉल्व है। तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या हो जाएगा? 10 ग्राम इसका, 90 ग्राम इसका, इंटू कर दोगे 100। तो यहां से क्या आ जाएगा? 10 ग्राम बटे 100 ग्राम इंटू 100। तो G से G कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया बेटा? 10 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मतलब यानी कि इस पूरे उसमें जो NaCl है वो कितना है बेटा? जाहिर सी बात है 10 ग्राम है। यही तुमको बता रहा है फॉर्मूला। ठीक, तो चाहे फॉर्मूले से करो, चाहे तुम ऐसे इसको कर लोगे बेटा रे। तुमको ये ध्यान देना है कि जो टोटल मास होना चाहिए सॉल्यूशन का वो कितना होना चाहिए? ऑलवेज भी 100 ग्राम बेटा होना चाहिए रे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 10 ग्राम नमक होगा तो उसमें 90 ग्राम पानी होगा। ठीक है, जल्दी से लिख लो फिर बेटा आगे चलें।
चलो बेटा, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, और हमारी आपसे भाई रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके बेटा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा। इससे मोटिवेशन मिलता है सही मायने में कि हाँ कोई मतलब जो है हमारे काम को लोग सराह रहे हैं, बच्चे उसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, जो दूसरा मामला है वो किसका है? पहला तो मसला हो गया, ठीक है। और हाँ बेटा, दूसरी बात क्या है, जो W/W है वो आप कहाँ पे करोगे यूज़? वो आप करोगे जब दोनों कैसे हों, व्हेन बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन सॉलिड स्टेट। जो है हो सकता है कि लिक्विड भी हो बेटा, ठीक है, लेकिन जनरली क्या है, हाँ, जब दोनों कैसे हों, आपके सॉलिड हों। परसेंटेज V/V, ठीक है, या इसको हम लोग कहेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, अब देखो क्या हुआ मसला इसका। तो ये क्या होगा, जैसे आपने बेटा पीछे किया वही मसला यहां पर भी है। क्या है ये? वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ, देखो कंपोनेंट वर्ड यहां पर भी आ गया, वही है, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है रे भाई। वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन बटे क्या हो जाएगा, जो टोटल वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का उससे इसको भाग दे दोगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और बेटा यदि परसेंटेज है तो इंटू 100 से इंटू कर दोगे रे, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने क्या देखा, जो पीछे था वहां पर क्या था, मास ऑफ दैट कंपोनेंट बटे गया टोटल मास। अब यहां पर क्या हो गया, वॉल्यूम बेटा हो गया बटे गया नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं जरा। ठीक, जैसे हमारे पास गिवन हो 10% V/V एथेनॉल सॉल्यूशन, ठीक है, 10% V/V तुमको दिया गया है। और ध्यान देना, ये जो V/V है ना, ये कब करोगे अप्लाई? देखो बेटा, हर कंसंट्रेशन टर्म्स की एक अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे कंसंट्रेशन टर्म तुम जो है लगा सकते हो एक ही जगह। हर जो है कंसंट्रेशन टर्म की एक अलग अलग अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये कहाँ लगेगा, when both the solute and solvent are in लिक्विड, जब दोनों ही हमारे सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तब बेसिकली रहे हमारा ये क्या होगा, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज V/V लगेगा बेटा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब बेटा ये यहां पर ये है कि एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, 10% V/V एथेनॉल सॉल्यूशन। मतलब ये तो हमको दिख रहा है भाई कि देखो जो भी यहां लिखा है, सॉल्यूशन की हीरोइन कौन, हाँ, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट यहां पर कौन हो गया बेटा, एथेनॉल हो गया, ठीक। तो बस क्योंकि तुमको यहां पता है कि जितने भी सॉल्यूशन हम लोग यहां पढ़ने वाले सभी में ऑलमोस्ट रहे क्या, वाटर हमारा सॉल्वेंट रहने वाला है भाई। तो तुमको तो बेटा पहले से मालूम है सॉल्वेंट के बारे में। तो भाई उस सॉल्यूशन की हीरोइन कौन है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं। तो बड़ी अंदर से ना एक्साइटमेंट है ना कि हमारी हीरोइन कौन।
तो भैया हमारी हीरोइन कौन है? यही है, दारू है, दारू। हमारी हीरोइन या सबकी हीरोइन कौन? दारू। तो अब यहां से ये समझ गए कि भाई 10 ml क्या है? एथेनॉल है। 10 ml एथेनॉल डिजॉल्व्ड इन 90 ml ऑफ वाटर। समझ में बेटा आया कि नहीं? हाँ कि ना? मतलब 10 ml एथेनॉल डिजॉल्व है 90 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, देखो जरा, हमको ये देखना है कि जो टोटल वॉल्यूम होना चाहिए वो हमेशा हमारा 100 ml बटा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, यदि ये 10 ml होगा तो ये कितना होगा? 90 ml होगा, है ना? कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका जो है 100 ही ml हो, है ना? लेकिन जनरली हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि भाई 100 ml है। ठीक। अब यदि आपको यहाँ रखना है फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में रख दो भाई। क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम ऑफ डेट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। कितना है इसका वॉल्यूम जो है एथेनॉल का? दारू कितना है? 10 ml है। नीचे क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम कितना है सॉल्यूट का? 10 ml है। कितना है सॉल्वेंट का? 90 ml है। दोनों को ऐड कर दोगे, इनटू कर दोगे 100, आंसर क्या आएगा? 10 आ जाएगा। सिंपल, ml ml कट जाएगा भाई। हाँ, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो बेटा, यही हमने आपसे पहले कहा कि यही एक वर्ड जो है इस पूरे सॉल्यूशन के बारे में हमको संपूर्ण इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितना इसमें सॉल्यूट है, इसमें कितना सॉल्वेंट है। यहां पर मेंशन नहीं है। क्या? यहां पर मेंशन नहीं है कि कितना इसमें पानी है। अब ये तुम खुद समझो, जब उसने लिखा है 10%, तो यानी कि वो सॉल्यूशन की हीरोइन के बारे में बात कर रहा है। तो यानी कि 10 ml यहां पर एथेनॉल है, और बाकी जो बचा वो हमारा क्या होगा बेटा? पानी होगा। सिंपल सी बात है। 10 ml एथेनॉल डिजोल्व इन क्या? 90 ml ऑफ वाटर। तो यानी कि इस एक सिंगल टर्म ने हमको सॉल्यूट के बारे में बता दिया और सॉल्वेंट के बारे में बता दिया। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं भाई। अब हमारे पास तीसरा आने वाला है। तीसरा क्या है? देखो, तीसरा क्या है हमारे पास? दैट इज कॉल्ड WYV परसेंटेज। इसको हम लोग कहाँ करते हैं? यूज्ड इन फार्मेसी। ये जो टर्म है इसको अक्सर हम लोग जो है फार्मेसी में ही यूज़ करते हैं। ठीक है ना? जब सॉल्यूट क्या हो, कहाँ करोगे बेटा इसको अप्लाई? व्हेन सॉल्यूट इज इन सॉलिड and solvent is in लिक्विड स्टेट। ये तो बहुत आसान है बेटा, और इस टर्म को हम लोग जो है फार्मेसी के अंदर जो है यूज करते हैं। ठीक। अब देखो बेटा कैसे रहे भाई। यहां पे हमने लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? परसेंटेज WYV का मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन
मास ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ml। ठीक है, तो बस जाहिर सी बात है, यानी कि जो भी बेटा यहां पर सोल्यूट का मास होगा बटे क्या कर दोगे, उसका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और वॉल्यूम किस में होगा, ml में होगा, यानी कि 100 ml में। जैसे कि मान के चलो, इसको हम लोग यदि लैंग्वेज में लिखें तो कैसे लिखोगे, जो लैंग्वेज के अंदर जो है, मास ऑफ सॉल्यूट, लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो बस ऐसे आपको जो है लिखना है, ठीक, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, अब जैसे कि यदि मान के चलो हमारे पास, हम ये एग्जाम्पल लें, 10% WYV ऑफ NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी से बताओ। बहुत बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। 10% WYV ऑफ NaCl सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि भैया 10 ग्राम, हमने आपसे अभी कहा बेटा, जो भी दिया गया होगा परसेंटेज, वो सॉल्यूशन की हीरोइन के बारे में तुमको बता रहा होगा, और बाकी तुम खुद समझ जाओ कि उसमें कितना आपके पास सॉल्वेंट होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 10 ग्राम NaCl dissolved in 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। बस यही मसला हो गया। 10 ग्राम जो नमक है वो 100 ml जो है सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, यानी कि 100 ml सॉल्वेंट तुम्हारा रहा होगा। सिंपल सी बात है। तो 10 ग्राम, अब जैसे यहाँ लिखा होता 20% WYV, तो मतलब बेटा यहाँ पे क्या हो जाता कि 20 ग्राम नमक डिसॉल्व है 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन मेरे। बस चलो जल्दी से इसको लिख लो, फिर बेटा आगे चलें। देखते हैं कितने हो पाते हैं, नहीं तो फिर जो है हम लोग कल बात कर लेंगे इसके बारे में, और जो बचेंगे हमारे पास, है ना। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा बेटा। अब देखो हम आपको दिखाते हैं बेटा, ये सब चीज़ें देखो आनी चाहिए समझ में। देखो हम आपको दिखा देंगे, वहाँ पर वीडियो में लगा देंगे कि देखो यहाँ पर देखो, जैसे हमारे पास ये देखो दवा है, ठीक है। इस दवा में देखो मेंशन है, लिखा हुआ है 10% VYV, 10% VYV, मतलब वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है, मतलब वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ पर गिवन है। तो यानी कि 10 ml किसका डिसॉल्व होगा, सॉल्यूट का डिसॉल्व होगा। कितने में होगा, 90 ml ऑफ जो भी यहाँ पे रहा होगा बेटा सॉल्वेंट, ठीक है। तो इन कंसंट्रेशन टर्म्स का, चाहे W/W हो, VYV हो, कुछ भी हो बेटा, इन सब का बहुत यूज होता है मेडिकल टर्म्स में, फार्मेसी में और रिसर्च के अंदर, ठीक है। अब देखो 3 हो गए, अब चौथा बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड PPM। PPM को कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। और PPM को बेटा हम लोग ये है कब यूज करेंगे, जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, देखो हमने आपसे पहले कहा कि हर कंसंट्रेशन टर्म को भाई उसकी जो इंपॉर्टेंस है बेटा वो अलग अलग है।
ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए आप जो है सेम टर्म को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। और पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये है, यदि तुम लिखोगे यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पीपीएम ऑफ कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट यहाँ पे होगा आपका, मान के चलो हम ए ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, मास ऑफ दैट कंपोनेंट। सिंपल सी बात है, मतलब पार्ट्स पर मिलियन तुमसे कोई पूछे कि ये कंसंट्रेशन टर्म कहाँ अप्लाई होता है, तो तुम क्या बताओगे, जब सॉल्यूट की मात्रा बहुत बहुत बेटा कम हो, किसमें, सॉल्वेंट में, तब लगाओगे पार्ट्स पर मिलियन। समझ में आया कि नहीं आया? मास ऑफ कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट होगा यहाँ पर, जाहिर सी बात है भाई सॉल्यूट के बारे में बात हो रही होगी, है ना, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू कर दोगे 10 की पावर बेटा 6 होगा, 100 नहीं होगा, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन है यानी कि पीपीएम है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 10 की पावर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक, अब देखो, जैसे कि पहले तो यहाँ लिख लो भाई, एप्लीकेबल फॉर when the solute is in लेस क्वांटिटी, जब सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत बहुत कम होगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के मुकाबले, तब हम बेटा लगाएंगे पार्ट्स पर मिलियन। जैसे कि हम तुमको सिंपल बताते हैं यार, हैं ये सब कहानी तुमको बताते हैं। ठीक है, देखो पहले यहाँ देखो, जैसे कि हमने क्या किया भाई, 1 लीटर हमने पानी ले लिया। क्या किया बेटा हमने, 1 लीटर हमने पानी ले लिया। अब 1 लीटर पानी में तुमसे हम कहें कि यदि हम यहां पर नमक ले रहे हैं, और नमक कितना ले रहे हैं बेटा, 0.001 ग्राम NaCl। अब तो तुमको दिख गया ना कि भाई सिंपल सी बात है, 1 लीटर यानी पानी में ये कितना हो गया, 0.00 बेटा 1, कुछ नहीं, एकदम एक दाना के बराबर। जैसे कि समंदर में से हम क्या करें, 1 मग्घा पानी निकाल लें या 1 मग्घा पानी उसमें डाल दें, बेटा बात तो वही हो गई ना, एकदम ना के बराबर। यानी कि पूरे समंदर में हर तरफ पानी ही पानी है, और यदि उसमें से यदि 1 मग्घा पानी निकाल लेंगे तो उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। तो वही मसला यहां पर भी है भैया, 1 लीटर के मुकाबले कहां 1 लीटर बेटा पानी, और कहां कितना, 0.001 ग्राम NaCl। भाई एक दाना हमने डाला है, कह सकते हो सिंपल भाषा में, 1 दाना नमक का हमने डाल दिया, कितने में, 1 लीटर पानी के अंदर। तो इसी को कहते हैं कि जब सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत बहुत बेटा कम हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तब वहां पे लगाओगे क्या, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो, फिर तुमको देखो इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो अभी एग्जाम्पल देते हैं इसमें आपको,
तो आपको अभी और समझ में आ जाएगा। तो भाई सिंपल सा एग्जाम्पल है कि देखो 1 लीटर पानी में हमने 0.0/01 ग्राम NaCl डाल दिया, तो कुछ नहीं होगा, एकदम ना के बराबर डाला है ना। इसको लिख लेना वीडियो को पॉज करके। अभी देखो जैसे कि हमारे पास एक कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में उन्होंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल में लिखा है ए लीटर ऑफ सी वाटर, ए लीटर ऑफ सी वाटर which weighs 1030 gram contains 6 into 10 to the power minus का 3 ग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। यानी कि अभी देखो हम लोग पढ़ेंगे कि पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है बेटा, ठीक है, ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो इसका मास परसेंटेज क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ लिखोगे O2, तो जाहिर सी बात है मास ऑफ दैट कंपोनेंट बटे क्या, मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो कितना है 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 बटे क्या हो जाएगा 1030 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका जा करके कितना हो गया, ये आ रहा है 5.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4% के आसपास। यानी कि अब तुमको दिख गया होगा बेटा यहाँ पर कि यानी कि क्या लिखा हुआ है, 1 लीटर जो समुद्र का पानी है वो कितने के बराबर होगा, 1030 ग्राम के बराबर होगा, ठीक। अब 1030 ग्राम में 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 ग्राम डिजॉल्व ऑक्सीजन है। यानी कितना हो गया भैया ये बेटा 6, यानी कि 0.00 कितना हो गया 6 यार, कहां कितना है, कहां है 1030 ग्राम। उसमें तुमने क्या किया, उसमें तुमने 0.006 तुमने जो है O2 को डिसॉल्व किया है, तो कितना आया उसमें 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 4%, यानी कि बहुत कम हो गया बेटा। सिंपल सी बात है, जब सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम होगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तब हम वहां पर पार्ट्स पर मिलियन को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक। अच्छा, पीपीएम का डेली लाइफ में क्या यूज है, तो जब भी कभी आप लोग जो है ना बड़े शहर जाइए, जैसे कि दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया, है ना, तो वहाँ पर देखो LCDs बड़ी बड़ी लगी होती हैं और लिखा होता है AQI। व्हाट इज AQI? AQI मतलब क्या, दैट इज कॉल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि क्या हवा की जो है गुणवत्ता है, यानी कि उतने एटमॉस्फेयर में, यानी कि उतने ही जगह में क्या क्वालिटी है एयर की, तो ये कौन बताता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। और एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर्ड करते हैं इन ppm में। समझ में आया कि नहीं आया? जितने भी सिटीज़ हैं बड़े बड़े, यदि हमको पॉल्यूशन लेवल को चेक करना है कि वहाँ पे
हवा खराब है कि हवा वहाँ की शुद्ध है। तो कैसे चेक करेंगे? एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसको हम लोग किस में जो है मेजर करते हैं? पीपीएम में करते हैं। सिंपल सी बात है ना। क्योंकि बेटा हमको ये मालूम है ना, हमको ये मालूम है कि भाई एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज? नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का। तो जो भी वहाँ पर पार्टिकुलेट जो मैटर है, ठीक, यानी कि जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं वहाँ पर, उस जगह में, यानी कि उस जगह में जो हवा में जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी क्या कंसंट्रेशन है। तो जाहिर सी बात है भाई, 78% आपका नाइट्रोजन, 21% आपका ऑक्सीजन, उसके मुकाबले तो बेटा बहुत ही कम होगा। इसीलिए जो है जितना भी जो है ना AQI है किसी भी बड़े शहर का, छोटे शहर का, वो सब हम लोग किस में करते हैं? मेजर्ड इन ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। अब इसको तुम लोग जो है वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अब आगे चल रहे हैं बेटा। ppm हो गया, ठीक। अब बात करना है हम लोगों को पांचवा, समझ में भैया आ रहा है कि नहीं? बताना हमको, ठीक है। तो भैया सॉल्यूशन की जो हीरोइन है वो कौन? हाँ, तुमको भी तो चाहिए, हीरोइन नहीं चाहिए? बताओ, हैं? सबको चाहिए भैया हीरोइन। तुमने तो सपने सब जे सजो के रखे होंगे अपने दिल के अंदर, अरे हमारे सपनों की तो हीरोइन ये होगी। तो भैया वही कहानी यहाँ पर भी है, ठीक है। जब भी चर्चा होगी सॉल्यूशन की, तो तब किसकी चर्चा होगी? सॉल्यूशन की हीरोइन, यानी कि कौन? सॉल्यूट। अब देखो बेटा, पांचवा मामला किसका है? पांचवा है मोलैरिटी, ठीक। मोलैरिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल M से दिखाते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? ये भी सिंपल कहानी है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो चाहे तुम लीटर में कर सकते हो, चाहे तुम यहाँ पे बेटा ml में कर सकते हो जो है, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, m बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। या तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल M बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि तुम ml ले रहे हो तो वहाँ पे कर देना 1000 से मल्टीप्लाई, बस सिंपल सी कहानी, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, यानी कि इंटू 1000, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग जो है मोलैरिटी को निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखो बेटा, मोलैरिटी लिखा हुआ है, अभी इसी तरीके से क्या पढ़ेंगे हम लोग? मोलैलिटी पढ़ेंगे, है ना। तो अभी देखो, ये तो समझ गए भाई कि मोलैरिटी बेटा क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। वही तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इनटू कर दोगे 1000।
यदि हमको निकालना है, अब हमारे पास आ रहा है छठा टर्म, यानी कि मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब क्या हो गया? मोलैलिटी को किससे दिखाओगे? स्मॉल m से दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी वही कहानी होगी, इसको स्मॉल m से दिखाओगे। बस फर्क क्या है मोलैरिटी में और मोलैलिटी में? यहाँ बेटा मोलैलिटी की बात हो रही है तो यहाँ पर मास की बात होगी। बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर कर सकते हो, या क्या दैट इज कॉल्ड इन ml कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को, हाँ सॉरी बेटा, क्योंकि भाई देखो मास ले रहे हो ना बेटा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या हो जाएगा? kg हो जाएगा ना। देखो बस खाली इतना सा अंतर है मोलैलिटी में और मोलैरिटी में। मोलैलिटी में बेटा यहां पर मास की बात हो रही, किसके? सॉल्वेंट की। और वहां पर किसकी बात होगी? रहे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की बात होगी, किसमें? मोलैरिटी में। तो जैसे यहां पे तुमने लिखा है kg, तो यहां पे लिखोगे क्या? तुम ग्राम में ले लो। यहां पे क्या हो जाएगा? स्मॉल m बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ क्या? सॉल्वेंट इन ग्राम, और कर दोगे क्या? 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये तुम्हारा हो गया मोलैलिटी। मोलैलिटी को दिखाते हो स्मॉल m से, तो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या? ग्राम, इनटू कर दोगे 1000 से बटा मल्टीप्लाई। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी, उसकी क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। ठीक, अब जो बचा है हम लोग बेटा कल चर्चा करेंगे उसके आगे रहे, ठीक है। अब आपका मोल फ्रैक्शन, अब आपका बेटा मोल फ्रैक्शन रह गया है, ठीक है, और नॉर्मेलिटी रह गया है, और कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे इसी पे, ठीक है। तो वो हम लोग कल करेंगे हम लोग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।